हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में बात की थी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, एक बार रिकैप दे देता हूँ मैं आपको। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट्स इन माउथ से बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है। वहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है, सेलिवरी अमाइलेज, जिसको आप टाइलिन भी बोलते हैं। डाइजेशन कंटिन्यूज इन ईसोफेगस। फिर वो कहाँ पे पहुँचते हैं, कंटेंट्स जो है वो बोलस जो है, जो फूड सलेवा के साथ मिक्स होता है उसको हमने क्या बोला था, बोलस। वो बोलस स्टमक में जाएगा। स्टमक में क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। ठीक है, फिर आज हम देखेंगे जो प्रोटीन्स डाइजेशन है कि प्रोटीन्स का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टमक से स्टार्ट होता है। ठीक है, देन जो बोलस था वो मिक्स होता है एसिडिक कंटेंट्स ऑफ फूड के साथ में, उनको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। देन पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। स्टमक के क्या क्या रीजन्स होते हैं, कार्डियक, फंडस या फंडिक और पाइलोरिक। पाइलोरिक रीजन से जो फूड है वो धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। इंटेस्टाइन में 3 जूस होते हैं, बाइल जूस, इंटेस्टिनल जूस और पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस मैंने बताया था रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस होता है, जिसके अंदर पैंक्रियाटिक अमाइलेज होगा। ठीक है, बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। देन जो इंटेस्टिनल जूस है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स पढ़े थे, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज। ठीक है, ये सब हमने पढ़े थे। फिर हमने बताया था कि एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आर क्या क्या होते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। क्लियर है बात। आज की क्लास में हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। सो पहला पॉइंट आप ध्यान रखना कि प्रोटीन्स होते क्या हैं। प्रोटीन्स को हम बोलते हैं दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जब बहुत सारे मिलके कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो प्रोटीन बना लेते हैं। ठीक है, सो प्रोटीन्स का सोर्स क्या क्या होगा, एक्सट्रिंसिक सोर्स भी हो सकता है और इंट्रिंसिक सोर्स भी हो सकता है। एक्सट्रिंसिक मतलब जो हम डाइट में लेते हैं उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सोर्स ऑफ प्रोटीन। एंड हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक के अंदर जो सेल्स हैं वो साथ साथ डिजनरेट भी तो होते हैं ना, क्योंकि उनकी एक निश्चित लाइफ स्पैन है। सो डिजनरेट होते हैं तो वहाँ से भी जो प्रोटीन्स बनते हैं उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक सोर्स। ठीक है, सो वेज और नॉन वेज डाइट जो है उनमें से बेटर सोर्स कौन सा है, नॉन वेज डाइट को बेटर सोर्स बोलते हैं हम। ठीक है, एज कंपेयर टू वेज डाइट। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो नॉन वेज डाइट है इट कंटेन्स फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स एंड जो वेज डाइट है इट कंटेन्स सेकेंड क्लास प्रोटीन्स। अब फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास क्या होते हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स का मतलब है कि उनमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं इन इक्वल प्रोपोर्शन, इन ग्रेटर प्रोपोर्शन, प्रॉपर अमाउंट में सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो सेकंड क्लास प्रोटीन्स होते हैं उनका मतलब है कि वहाँ पे जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल या प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करेंगे कि जो प्रोटीन डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टमक में स्टार्ट होगा। सो एक बार देखते हैं क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, सोर्स ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट, 2 सोर्स हमने बताए, एक्सट्रिंसिक भी और इंट्रिंसिक भी। देन बक्कल कैविटी में और इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। हमने पहले भी देखा था कि इसोफेगस डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, कोई एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज़ ओनली ए पैसेज टू पास द फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी टू स्टमक। ये सिर्फ फूड को पास करती है इसोफेगस जो है। बक्कल कैविटी में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है। लेकिन कंप्लीट कहाँ पे होंगे, सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, देन स्टमक में अगर हम बात करें तो प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है। म्यूकोसा ऑफ स्टमक, जो म्यूकोसा लेयर होती है स्टमक की, हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टमक की कौन सी लेयर जो है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। तो हम ये बोलेंगे म्यूकोसा लेयर ऑफ स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कौन कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं स्टमक का, अगर स्ट्रक्चर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था जे शेप्ड का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। 3 पोर्शन होते हैं, एक बॉडी भी बोला था जिसको कॉर्पस बोलते हैं। ठीक है, सो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, दे प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस बना लेते हैं ये सारे मिलके। क्लियर है बात। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक ग्लैंड्स को। अब हम देखते हैं कार्डियक ग्लैंड्स के बारे में। कार्डियक ग्लैंड्स जो हैं वो क्या कंटेन करते हैं, दे कंटेन म्यूकस नेक सेल्स, जो क्या सिक्रेट करेंगी, म्यूकस सिक्रेट करती हैं। ठीक है, देन फंडिक ग्लैंड्स के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि फंडिक ग्लैंड्स है
कौन कौन सी सेल? चीफ सेल्स, या फिर इनको जाइमोजन सेल्स भी बोल देते हैं, या फिर पेप्टिक सेल्स भी, एक ही बात है। चीफ सेल, जाइमोजन सेल और पेप्टिक सेल्स। दे सिक्रेट गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिन एंड रेनिन। क्या क्या सिक्रेट करते हैं ये? गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रेट करते हैं, पेप्सिन सिक्रेट करते हैं और रेनिन सिक्रेट करते हैं। अब ये जो रेनिन है इसकी स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है, RENNIN। एक और रेनिन आएगा आगे, RENIN, वो हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, RENIN, जो किडनी के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें और यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि कई बार जब MCQ में क्वेश्चन आता है तो जल्दबाजी में बच्चे अक्सर गलतियाँ कर देते हैं और पहला ऑप्शन आपको यही मिलेगा। अगर मान लो आंसर ये है तो पहला ऑप्शन ये दे देंगे और बच्चे क्या करेंगे, जल्दी में इसको टिक कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये रेनिन हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये किडनी के द्वारा प्रोड्यूस होता है। और ये रेनिन क्या है? ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का है, जहाँ पे फंडिक ग्लैंड्स जो है इसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देन ऑक्जेंटिक सेल्स और पैराइटल सेल्स ये क्या सिक्रेट करती हैं? HCl बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले बताया था। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? ऑक्जेंटिक सेल से सिक्रेट होता है। और एक और इम्पोर्टेंट, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। अब अगर आपको याद हो कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या रोल था, हमने बताया था कि इट इज़ ए ग्लाइकोप्रोटीन जो कि विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चीफ सेल हो गया, ऑक्जेंटिक सेल्स हो गया, देन अर्जेंटाफिन सेल्स हो गए, या फिर इनको एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स भी बोलते हैं, जो क्या सिक्रेट करते हैं? दे सिक्रेट सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन। ठीक है, ये सीरोटोनिन या फिर हिस्टामिन सिक्रेट करते हैं। हिस्टामिन जो है ये एलर्जी के टाइम पे प्रोड्यूस होता है, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, देन इंटरस्टिशियल सेल ये भी प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा कार्डियक रीजन हो गया, फंडिक हो गया, तीसरा कौन सा था? पाइलोरिक रीजन। वो भी 2 टाइप की सेल सिक्रेट करता है। कौन कौन सी? एक तो वही म्यूकस नेक सेल और दूसरी होती हैं जी सेल्स। जो पाइलोरिक रीजन है वो क्या सिक्रेट करता है? जी सेल्स। और वो जी सेल्स क्या करती हैं? दे प्रोड्यूस गैस्ट्रिन हार्मोन। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, द जी सेल्स विल प्रोड्यूस कौन सा हार्मोन? गैस्ट्रिन हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी कि स्टमक में कौन सा हार्मोन बनता है। इंटेस्टाइन की हमने बात कर ली थी पहले कि कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। देन जो जी सेल्स हैं ये क्या करती हैं? दे सिक्रेट गैस्ट्रिन हार्मोन। क्लियर है बात? सो अभी हमने बात की थी कि पेप्सिन जो है किसके द्वारा सिक्रेट होता है? चीफ सेल्स के द्वारा। ठीक है, इन एन इनएक्टिव फॉर्म दैट इज पेप्सिनोजन। जो पेप्सिन है वो पेप्सिनोजन के द्वारा प्रोड्यूस होता है बाय द एक्शन ऑफ HCl। अगर मैं समझाऊँ आपको तो एक इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन। ये एक ऐसी फॉर्म है इनएक्टिव। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो रही है? पेप्सिन में, जो कि एक्टिव फॉर्म है बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब एक बार पेप्सिन बन गया तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो कैटालिसिस की। ऑटो कैटालिसिस मतलब कि ये अगर एक बार बनने लग गया तो ये जितना भी पेप्सिनोजन है उसको और पेप्सिन में कन्वर्ट करता रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे ये ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करेगा और पेप्सिन बनाता रहेगा। ठीक है, देन एक चीज़ और ध्यान रखना आप कि पेप्सिन जो है वो उसको हाईली एसिडिक कंडीशन चाहिए अपना एक्शन करने के लिए। ठीक है, ये बोलते हैं कि एट द pH ऑफ 2 to 3 ये बेस्ट वर्क करता है। अगर pH 5 भी हो जाती है तो जो ये है पेप्सिन ये अपना काम करना बंद कर देता है। ठीक है, उसके बाद पेप्सिन क्या करेगा? इट बिगिंस द प्रोटीन्स डाइजेशन। प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। जो प्रोटीन्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है पेप्सिन। और ये किस में ब्रेक डाउन करेगा? प्रोटियोजेज प्लस पेप्टोन्स प्लस लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, प्रोटीन्स जो है वो किस में ब्रेक हो जाएंगे? पेप्सिन करेगा स्टार्ट प्रोटीन डाइजेशन को, देन प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स एंड लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, ये प्रोटीन ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रोटीन डाइजेशन कंप्लीट तभी होगा जब प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे।
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। अब हम बात करते हैं रेनिन के बारे में। रेनिन जो है ये भी कहाँ से सिक्रीट होता है? चीफ सेल्स से। ये भी आपको ध्यान रखना है, सिक्रेटेड बाय चीफ सेल्स। और किस फॉर्म में सिक्रीट होगा? एक इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे पेप्सिन था वो पेप्सिनोजन की फॉर्म में सिक्रीट हुआ था, ये प्रोरेनिन की फॉर्म में सिक्रीट होता है, प्रोरेनिन। ठीक है। सो क्या करेगा? प्रोरेनिन जो है वो रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये अगेन HCl के द्वारा होगा ये काम। ठीक है। HCl जो है वो क्या करेगा? प्रोरेनिन जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। देन जैसे पेप्सिन के अंदर ऑटोकैटालिटिक प्रॉपर्टी थी कि वो एक बार अगर पेप्सिन बन गया तो दोबारा से फिर वो करता रहेगा पेप्सिन का प्रोडक्शन। ऐसे ही अगर एक बार रेनिन बनने लग गया तो दोबारा से उसका ऑटोकैटालिसिस होगा और बहुत सारा रेनिन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। देन रेनिन जो है इट एक्ट्स ऑन मिल्क प्रोटीन कैजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिल्क प्रोटीन का नाम क्या होता है? कैजिन। और इसके ऊपर कौन एक्ट करता है? रेनिन। एंड कन्वर्ट्स इट इनटू पैराकेजिन। ठीक है। उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ये पैराकेजिन में। देन विच फॉर्म्स कैल्शियम पैराकेजिनेट, जो कैल्शियम पैराकेजिनेट बना लेता है जब कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा। ठीक है। विच इज़ एक्टेड अपॉन बाई पेप्सिन, जिसके ऊपर फिर पेप्सिन एक्ट करेगा और वो सारी जो फॉर्म है प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स एंड लार्ज पेप्टाइड्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। एक बार यहाँ देखो, आप समझ जाएंगे कि कैजिन जो है वो क्या है? एक मिल्क प्रोटीन है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? पैराकेजिन में। कौन कन्वर्ट करवा रहा है आपको? इधर रेनिन। रेनिन कन्वर्ट करवा रहा है जो मिल्क प्रोटीन कैजिन है इसको पैराकेजिन में, जिसके ऊपर क्या एक्ट करेगा? कैल्शियम। और क्या बना देगा? कैल्शियम पैराकेजिनेट विच इज़ एक्टेड अपॉन पेप्सिन एंड इट विल फॉर्म प्रोटीजेज, पेप्टोन्स एंड लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स। क्लियर है बात? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि जो रेनिन है इट इज़ प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ मैमल्स ओनली। ठीक है। रेनिन इज़ प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ मैमल्स ओनली, और वो भी उनकी इन्फेंटाइल स्टेजेस में। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मिल्क है वो डाइट है सिर्फ जो मैमल्स हैं उनके लिए। ये बोलते हैं कि सांप को दूध पिलाना चाहिए, सांप ने दूध पी लिया, ऐसा नहीं होता है। मिल्क इज़ अ डाइट फॉर यंग वंस ऑफ मैमल्स ओनली। ठीक है। मैमल्स ओनली एंड दैट टू ड्यूरिंग देयर इन्फेंटाइल स्टेजेस हो गया। देन रेनिन इन ह्यूमंस, उसको हम बोलते हैं काइमोसिन। रेनिन को हम काइमोसिन भी बोलते हैं। ठीक है। अगर आप ये ध्यान ना भी रखें तो भी ये चल जाएगा, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रेनिन जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? सिर्फ मैमल्स के अंदर। जो मिल्क है वो मैमल्स के लिए डाइट होती है। देन विद एडवांसिंग एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है जो रेनिन का प्रोडक्शन है वो डाउन होता चला जाता है। इसलिए आपके पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि जो है वो दूध पीना चाहिए। विद एडवांसिंग एज देयर इज़ डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ रेनिन। इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको डेली 1 गिलास या 2 गिलास जो दूध है वो कम से कम लेने चाहिए। ठीक है। लेकिन जो लोग डेली दूध लेते हैं उनमें ये शिकायत नहीं रहती कि रेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाए। ठीक है। देन हम बात करते हैं जो डाइजेशन है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है? बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस। बाइल जूस का आपको पता है कि डज नॉट सीक्रेट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस को हम रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। ट्रिप्सिनोजन होता है, देन प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज और काइमोट्रिप्सिनोजन होता है। ठीक है। देन हम इंटेस्टिनल जूस की बात करेंगे। सो अब हम देखते हैं पैंक्रियाटिक जूस के बारे में। पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है? देखिए, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक है। सो एक बार आप इनकी रिएक्शंस देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्सिनोजन जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है और कौन सा एंजाइम करता है? एंटीरोकाइनेज। अब ये जो ट्रिप्सिन है ये क्या करेगा? काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो थी उसको कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमने अभी देखा था जो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा था, वो एक इनएक्टिव फॉर्म थी पेप्सिनोजन। ठीक है। जो अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, ऐसे ही यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन है जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, काइमोट्रिप्सिनोजन है और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है। ये सब अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, पैंक्रियाटिक जूस क्या क्या कंटेन करता है? ट्रिप्सिनोजन,
जो कि ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। कौन सा एंजाइम होगा? एंटीरोकाइनेज। ठीक है। देन ये ट्रिप्सिन क्या करता है? काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन की हेल्प से। देन प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, उसको कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देता है ये ट्रिप्सिन। ठीक है। अब क्या होगा? ये तीनों एंजाइम दे विल एक्ट ऑन प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स एंड लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है। पेप्सिन ने सिर्फ प्रोटीन डाइजेशन की स्टार्ट की थी, लेकिन अब ये तीनों एंजाइम क्या करेंगे? दे विल एक्ट ऑन प्रोटीजेज, पेप्टोन्स एंड लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स, जो पेप्टिन ने स्टार्ट किया था। देन टू फॉर्म स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स एंड फ्यू फ्री अमाइनो एसिड्स ऑल्सो। ठीक है। वो उनकी छोटी छोटी फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है। उसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो ट्रिप्सिन है इसको हम एंसेस्ट्रल एंजाइम भी बोलते हैं। ट्रिप्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड एंसेस्ट्रल एंजाइम। ऐसा क्यों बोलते हैं एंसेस्ट्रल एंजाइम? क्योंकि ये लोअर एनिमल से हायर जो मैमल्स हैं, प्राइमेट्स हैं, वहाँ तक प्रेजेंट होता है। ये बोलते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स फ्रॉम प्रोटोजोआ टू प्राइमेट्स। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं इंटेस्टिनल जूस के बारे में, जो क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स अमाइनोपेप्टाइडेजेस एंड डाइपेप्टाइडेजेस, जिनके ऊपर, जो किसके ऊपर एक्ट करते हैं? विच एक्ट ऑन स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स टू फॉर्म फ्री अमाइनो एसिड्स। बेसिकली हमें बनाने क्या हैं? अमाइनो एसिड। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अमाइनो एसिड्स मिलके ही तो प्रोटीन्स बनाते हैं। जो अमीनो एसिड हैं उनसे मिलके क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। सो अमीनो एसिड्स आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था, अब हमने पढ़ लिया है एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन डाइजेशन आर अमीनो एसिड्स। अब ध्यान रखना है आपको कि पेप्टाइडेजेस जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं मेनली। एक तो वो जो टर्मिनल एंड से कट करते हैं। ठीक है। मान लो अमीनो एसिड्स हैं ऐसे, ये पूरी एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, ऐसे ज्वाइन होते हैं। सो जो टर्मिनल एंड को क्लीव करते हैं उनको बोलते हैं एक्सोपेप्टाइडेजेस। ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है इसके? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड अमाइनोपेप्टाइडेज। ठीक है। जो टर्मिनल एंड से क्लीव करते हैं। ऐसे जो विद इन द सीक्वेंस कट करते हों, जो अंदर से कट करते हैं, उनको बोलते हैं एंडोपेप्टाइडेज, लाइक पेप्सिन। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फैट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ लिपिड्स या फिर फैट्स के बारे में। सो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो मोस्ट अबंडेंट जो लिपिड्स हैं डाइट के अंदर, वो होते हैं कौन से? ट्राइग्लाइसराइड्स। और ट्राइग्लाइसराइड किससे मिलके बनते हैं? एक ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड से मिलके ट्राइग्लाइसराइड्स जो है वो बनते हैं। ठीक है। देन लाइपेजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो स्प्लिट करते हैं इन ट्राइग्लाइसराइड्स को और फॉस्फोलिपिड्स को। लाइपेजेस आर द एंजाइम्स दैट स्प्लिट ट्राइग्लाइसराइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। क्लियर है। देन मेनली 3 टाइप के लाइपेज होते हैं। कौन कौन से? लिंगुअल लाइपेज, देन गैस्ट्रिक लाइपेज एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज। जो लिंगुअल लाइपेज है ये कहाँ होता है? हमने बताया था जब सलेवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था कि सलाइवा सिक्रेट करती है। लिंगुअल लाइपेज, लिंगुआ का मतलब क्या होता है? टंग। ठीक है। सो ये कहाँ होता है? बक्कल कैविटी में होता है, लेकिन ये डाइजेशन वहाँ नहीं करता है। ये सीधा कहाँ जाएगा? स्टमक के अंदर चला जाता है। देन गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ये इन्फेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इन्फेंट्स। एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज है जो कि रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस होता है, पैंक्रियाटिक जूस। ये पैंक्रियाटिक लाइपेज जो फैट्स का डाइजेशन है उसको करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है ये फैट्स का डाइजेशन करता है इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि अगर आप सोचिए कि जो पैंक्रियाटिक डक्ट थी, जिसको हमने डक्ट ऑफ विर्संग भी बोला था, अगर ये डाइजेशन वहीं हो जाए तो ये पूरे पैंक्रियाज को ही इंगल्फ कर लेगा या उसको डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है। सो इनका डाइजेशन जो है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो एक पॉइंट लिखा हुआ है वो आप ध्यान से देखना। ऑल्दो सम लिपिड डाइजेशन अकर्स इन द स्टोमक थ्रू द एक्शन ऑफ लिंगुअल एंड गैस्ट्रिक लाइपेजेस। ठीक है। मोस्टली जो डाइजेशन है वो अकर्स थ्रू द एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज।
मोस्टली कौन करता है? पेंक्रेटिक लाइपेज। अभी हमने बताया था कि पेंक्रेटिक जूस जो है वो रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस होता है। देन बक्कल कैविटी के अंदर फैट डाइजेशन नहीं होता, लेकिन जो लिंगुअल लाइपेज है वो स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में अप्रोक्सीमेटली 20% फैट्स को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, लिंगुअल लाइपेज डाइजेस्ट अप्रोक्सीमेटली 20% फैट्स इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? देन इसोफेगस आपको पता है नो फैट डाइजेशन इज देयर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं स्टमक के बारे में। सो स्टमक में आप जानते हैं, अभी हमने बताया था गैस्ट्रिक लाइपेज होता है जो कि डाइजेस्ट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट इन इन्फेंट्स ओनली। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज डाइजेस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट इन इन्फेंट्स। यहाँ सिर्फ हम इतना ही जिक्र करेंगे। देन इसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन आप जानते हो कि चीफ साइट फॉर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन होती है। बाइल जूस जो होता है इट कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स। यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स होते हैं और बाइल सॉल्ट्स का नाम कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट, दीज आर बाइल सॉल्ट्स। और ये क्या करते हैं? दीज सॉल्ट्स हेल्प इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फैट्स का ब्रेकडाउन जो होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। उसमें ये दोनों बाइल सॉल्ट जो हैं ये हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इमल्सिफिकेशन के बारे में, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। सो बाय इमल्सिफिकेशन सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो फैट्स हैं वो कैसे होते हैं? वाटर इनसोल्युबल होते हैं, लेकिन जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं वो वाटर सोल्युबल होते हैं। सो जो वाटर इनसोल्युबल मटेरियल है उसको वाटर सोल्युबल में कन्वर्ट करना है, पहला स्टेप तो। सो बाय इमल्सिफिकेशन वाटर इनसोल्युबल फैट्स आर मेड वाटर सोल्युबल। क्लियर है? क्योंकि फैट्स जो है वाटर इनसोल्युबल हैं और फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर वाटर सोल्युबल। सो उनको वाटर इनसोल्युबल फॉर्म को सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन बाइल सॉल्ट्स जो हैं उनके अंदर क्या होता है? दो टाइप के एंड होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। बाइल सॉल्ट्स है वो कार्बोक्सी और पोलर टर्मिनल। एक टर्मिनल होता है पोलर जो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक, और एक होता है नॉन पोलर जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक। स्टीरोल होता है जो नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक होगा, और पोलर वाला है वो हाइड्रोफिलिक होता है। सो क्या करते हैं ये बाइल सॉल्ट्स? एक फैट के अराउंड एक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, और किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ये मिसल्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपने सोप का जो एक्शन है कि सोप कैसे बनती है, सोप कैसे वर्क करती है, अपना मिसल फॉर्मेशन कर लेती है, वैसे ही ये मिसल्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। देन पेंक्रेटिक लाइपेज जो है वो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है यहाँ पे फैट्स के डाइजेशन के लिए। उसके बाद एंड प्रोडक्ट्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन आर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्लियर है? अब एक पॉइंट है कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल विच आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ए फैट डाइजेशन, दीज डू नॉट एंटर इन ब्लड कैपिलरी। ये ब्लड कैपिलरी में एंटर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ब्लड कैपिलरी कंटेन्स ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि इसकी एंट्री को प्रिवेंट करती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये कहाँ एंटर करेंगे? दीज एंटर इन स्मॉल लिम्फ वेसल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? लैक्टियल्स। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी। देन इंटेस्टिनल जो लाइपेज है वो भी स्मॉल जो अमाउंट है फैट का उसको डाइजेस्ट करता है, ऑल्सो डाइजेस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। क्लियर है? देन एक चीज़ और ध्यान रखना आपको कि जो बाइल सॉल्ट्स हैं उनका नेचर कैसा होता है? ये एम्फीपैथिक होते हैं। कैसे? मतलब हाइड्रोफिलिक भी होंगे और हाइड्रोफोबिक, दोनों तरीके के होते हैं। सो आज की क्लास में हमने बात की है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स और डाइजेशन ऑफ फैट्स। एंड प्रोडक्ट क्या थे फैट प्रोटीन डाइजेशन के? अमीनो एसिड, और फैट डाइजेशन के फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सो यहाँ तक आप वीडियो को अच्छे से देखिए। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।